नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। न्यूज एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। टोक्यो ओलंपिक का 16 दिनों के बाद आज समापन हो गया। इस बार ओलंपिक में 205 देशों के हजारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर पदक जीतने की कोशिश की। भारत का टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल के साथ ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा। भारत के खाते में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल आए। अब अगले ओलंपिक का आयोजन 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल के साथ शानदार शुरुआत की थी। इसके बाद भारत को कई कांस्य पदक और 1 सिल्वर मेडल मिला। देश के ओलंपिक अभियान का अंत भाला फेंक के एथलीट नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल के साथ हुआ। इस बार भारत को ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में आपको बता दें कि पहला पदक मिला है, जो कि 13 साल के बाद गोल्ड मेडल भी था। इसके अलावा हॉकी में 41 सालों से चला रहा मेडल का इंतजार खत्म हुआ। भारत को इस ओलंपिक में सबसे ज्यादा 7 पदक मिले। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करके न सिर्फ नीरज चोपड़ा ने देश में गोल्ड का नाम रोशन किया, आपको बता दें कि अब वो देश के यूथ के नए आइकॉन भी बन चुके हैं। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड हासिल करके नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की मेडल टैली में भी इजाफा किया है। पीएम मोदी ने फोन करके नीरज को बधाई दी। तो वहीं देश भर में सिर्फ इस वक्त नीरज चोपड़ा के कमाल की चर्चा हो रही है। उधर फिल्म इंडस्ट्री से भी देश के इस नए सितारे को लगातार बधाई मिल रही है। जीत की हुंकार के देश के हर कोने से सुनाई दे रही है। वहीं सेलिब्रिटीज ने भी नीरज की जमकर तारीफ की है। और आपको बता दें कि प्रभास, प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, कंगना रनौत, अजय देवगन समेत सुपरस्टार्स ने नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पर नीरज चोपड़ा लगातार ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान यूजर्स ने नीरज चोपड़ा की बायोपिक को लेकर चर्चा छेड़ दी है। यूजर्स का कहना है कि नीरज चोपड़ा इतने हैंडसम है कि वो खुद ही अपनी बायोपिक में अपना किरदार निभा सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार से सभी साप्ताहिक बाजार खुलेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के कहर को देखते हुए पूरी दिल्ली को बंद कर दिया गया था। अब कोरोना के दैनिक मामले में आई गिरावट को देखते हुए अनलॉक की कई प्रक्रिया के दौरान सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि सोमवार से साप्ताहिक बाजार दिल्ली में खुल रहे हैं, क्योंकि सरकार गरीब लोग और उनकी रोजी रोटी के लिए काफी चिंतित है। हालांकि सभी का स्वास्थ्य और उनका जीवन महत्वपूर्ण है। मैं भी लोगों से बाजार खुलने के बाद कोविड के नियमों का पालन करने का आग्रह करता हूं। मुख्यमंत्री ने ये बात कही। दिल्ली में लंबे समय के बाद से साप्ताहिक बाजार खुलने वाले हैं। इससे पहले जोन में एक साप्ताहिक बाजार 50% वेंडर्स के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले में आई कमी के बाद 2 हफ्ते में पहली ही मेट्रो को 100% कैपेसिटी के साथ चलाने की अनुमति भी सरकार की तरफ से दे दी गई है। अब दिल्ली में साप्ताहिक बाजार के खुल जाने से दिल्ली की रौनक फिर से पुराने रंग में लौटेगी। सरकार के इस फैसले से कई छोटे व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी और वो अपनी रोजी रोटी चला सकेंगे। वहीं दिल्ली की सड़कों की जान कहे जाने वाले डीटीसी बस भी सोमवार से फुल कैपेसिटी के साथ सवारी लेकर चल सकेंगी। आपको बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राजधानी दिल्ली में कई लोगों की जान चली गई थी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने अपनी भाषा पर संयम रखने की सलाह दी है। दरअसल सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा था कि उनके अब्बाजान मुलायम सिंह यादव कहते थे कि अयोध्या में परिंदे को भी पर नहीं मारने देंगे, लेकिन अब वहां पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा आपका मुद्दों का झगड़ा हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी भाषा पर संयम रखें। अगर वो मेरे पिताजी को कुछ कहेंगे तो मैं भी उनके बारे में कुछ कह सकता हूं। मुख्यमंत्री मेरे पिताजी के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पर संतुलन बनाकर रखना होगा। मेरे पिताजी के बारे में कहेंगे तो मैं भी उनके पिताजी के बारे में कहूंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री किसी और भाषा को जानते हैं, उनके कानों तक किसानों की भाषा नहीं पहुंचती है। वो तो चुनावों को दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भाजपा के मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पर संतुलन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अब सोशल मीडिया से डरती है। 2014 और 2017 में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अफवाह फैलाकर जनता को गुमराह करके बीजेपी ने वोट लिए थे।
संसद के मानसून सत्र शुरू होने के बाद से विपक्षी दलों में लगातार हंगामा शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि आज भी जमकर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से कार्यवाही बाधित रही। विपक्षी सदस्य कथित पेगासस जासूसी कांड पर और कृषि कानूनों के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। अब आखिरी हफ्ते की कार्यवाही शुरू होने से पहले आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने संसद के मानसून सत्र की समय सीमा बढ़ाकर जासूसी मामले पर चर्चा की मांग की। देश के स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही है, लेकिन गुवाहाटी में तिरंगा झंडा बेचने वाले दुकानदार परेशान नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल बिक्री ठीक हुई थी, लेकिन इस साल तो ग्राहक कोरोना की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि दुकानदार सामान लेकर आ चुके हैं, लेकिन बाजारों में रौनक न होने की वजह से चिंता है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार बिना चर्चा किए ये बिल लेकर आई है और अब किसानों की मांगों को नहीं सुना जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। वहीं संजय राउत ने संसद न चलने पर कहा कि सरकार को बैठकर चर्चा करनी चाहिए। उत्तराखंड में कांग्रेस को जीत की किरण नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी के सामने अपनी 2017 वाली साख को बरकरार रखने की चुनौती है। ऋषिकेश में 3 दिनों तक चले कांग्रेस के विचार मंथन शिविर के बाद अब पार्टी उत्तराखंड चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बार प्रत्याशियों को लेकर उन सीटों पर भी फोकस किया जाएगा जो कि कांग्रेस 2017 में हारी थी। इसके साथ ही प्रत्याशियों के कांग्रेसी बैकग्राउंड और क्षेत्र में उनकी सक्रियता भी मंथन किया जाएगा। जानकारी ये भी है कि बीजेपी ने चुनाव में बचे कम समय को देखते हुए अपना इंटरनल सर्वे शुरू कर दिया है और वहीं कांग्रेस भी इस बार सत्ता में वापसी के लिए हर सीट पर प्रत्याशी का चयन मंथन की बात करने जा रही है। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस करीब 2 दर्जन ऐसी सीटों पर हारी थी जहां पर हार का मुकाबला बेहद कम वोटों से रहा था। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब रहा जिसकी कांग्रेस ने कभी कल्पना नहीं की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2021 की दूसरी किस्त सोमवार को जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना से जुड़े 9.75 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों को 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2021 की किस्त भेजने के कार्यक्रम में देश के किसानों से बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। 3 किस्तों में किसानों को प्रदान की जाती है और ये किस्तें खुद प्रधानमंत्री मोदी डीबीटी के तहत किसानों के बैंक खाते में डालते हैं। ये योजना केंद्र सरकार की स्कीम और इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार अकेले वहन करती है। राज्यसभा सदस्य ने इस बात के लिए सरकार की आलोचना भी की कि वो बार बार जोर देते हैं लेकिन सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है। विपक्षी दलों के साथ संवाद कायम रखने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जेब में हाथ डालकर चेहरे पर कठोर भाव बनाकर कहें कि हमारे पास वक्त नहीं है, कुछ और नहीं है। संवाद कायम करने की जरूरत है। बिहार की राजनीति में पोस्टर वार की बात कोई नई नहीं है। इस बार आरजेडी के कार्यक्रम को लेकर पटना की सड़कों पर लगाए गए पोस्टर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को गायब कर दिया गया है। आज छात्र आरजेडी की बैठक हुई और आपको ये भी बता दें कि पोस्टर में तेज प्रताप यादव के साथ में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तस्वीर तो है, लेकिन तेजस्वी की तस्वीर गायब। दरअसल लालू प्रसाद यादव के परिवार में राजनीतिक काम बंटा हुआ है। छात्र आरजेडी की जिम्मेदारी शुरू से ही तेज प्रताप यादव के पास है, जबकि राघोपुर के विधायक तेजस्वी यादव के पास में विधानमंडल दल समेत पार्टी के अन्य प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी दी गई है। पोस्टर में सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर न रहने को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई।
छात्र आरजेडी की पटना में होने वाली बैठक को लेकर लगाए गए पोस्टर से तेजस्वी यादव की तस्वीर गायब होने के मामले में खुद तेज प्रताप यादव ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये छात्र आरजेडी का कार्यक्रम है और बहुत दिनों के बाद हो रहा है। लॉकडाउन और कोरोना की वजह से बहुत कुछ नहीं हो सका था। पोस्टर से कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव हमारे दिल में है, वो हमारे अर्जुन हैं और हमारे लिए मुख्यमंत्री हैं। एनआईए ने रविवार को जम्मू कश्मीर के कई जिलों में 46 जगहों पर टेरर फंडिंग मामले में छापे मारे। स्थानीय लोगों ने बताया कि बडगाम, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला जिलों में एक साथ छापेमारी करके प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी कार्यकर्ताओं के परिसरों से आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। दिल्ली के एनआईए अधिकारियों ने भी छापेमारी में हिस्सा लिया, जैसे जेईआई पदाधिकारियों पर सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक माना जाता है। गांदरबल मनीगांव में गुल मोहम्मद युद्ध के घरों जहूर अहमद ऋषि और मेराज उद्दीन ऋषि पर एनआईए ने छापा मारा। इससे पहले 31 जुलाई को भी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की थी। एनआईए कश्मीर में आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में बिहार से 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा पहले से गिरफ्तार एक आतंकवादी के आवास पर भी अधिकारियों ने छापेमारी की थी। ये छापे भी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी संगठन से संबंधित थे। चीन सीमा से सटी एलएसी की रखवाली करने वाली इंडो तिब्बत बॉर्डर यानी आईटीबीपी में पहली बार महिला अफसरों की भर्ती इस बार की गई है। पहले बैच में 2 महिला अफसरों ने आईटीबीपी ज्वाइन की है। रविवार को मसूरी स्थित आईटीबीपी अकेडमी में इन दोनों महिला अफसरों को असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक दी गई है। आईटीबीपी में अभी तक महिलाओं की जवान के पद पर तो भर्ती नहीं होती थी, लेकिन ऑफिसर रैंक में कोई महिला नहीं थी। साल 2016 में आईटीबीपी ने यूपीएससी की परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने वाले असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए महिलाओं को भी इजाजत दे दी थी और उसके तहत 2 महिला कैडेट्स ने आईटीबीपी को ज्वाइन कर लिया है। तकरीबन 52 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद रविवार को दोनों महिला असिस्टेंट कमांडेंट प्रकृति और दीक्षा ने अपने बाकी 51 पुरुष साथियों के साथ में आईटीबीपी को ज्वाइन किया। ये सभी महिला और पुरुष अधिकारी कंपनी कमांडर के तौर पर अपनी सेवाएं आईटीबीपी में शुरू करेंगे और चीन सीमा से सटी एलएसी की रखवाली करेंगे। मसूरी के आईटीबीपी अकेडमी में पिपिंग सेरेमनी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर मौजूद रहे। आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल के साथ सभी नए अधिकारियों के कंधे पर रैंक और बैच लगाकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस में विधिवत तौर पर शामिल किया। राजस्थान के इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा और बूंदी दौरे पर हैं। उन्होंने शहरी क्षेत्र की कॉलोनियों का निरीक्षण किया। अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्र की कई कॉलोनियों का जायजा लिया। पानी भरने से इन कॉलोनियों में काफी नुकसान हुआ है। बिरला ने आमजन को नुकसान को देखते हुए दुख जताया, साथ ही समुचित ड्रेनेज नहीं होने पर चिंता जताई। जायजा लेने पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। स्पीकर बिरला ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भरने के कारणों की जानकारी के निर्देश दिए। स्पीकर बिरला ने कहा कि अधिकारी पानी की निकासी की समस्या समय रहते व्यवस्था करें। आपदा आने के बाद प्रयास आरंभ करना चुनौती से पार करने का सही तरीका नहीं है। और वहीं बिरला ने अधिकारियों को फसलों के मुआवजा देने का भी सख्त से सख्त निर्देश दिया। ओम बिरला ने अधिकारियों से कहा कि किसानों को फसल बीमा योजना से लाभान्वित करें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बारिश से सड़कें टूटी हुई हैं, क्षेत्र के संपर्क कटे हुए हैं, बिजली बंद है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। जनजीवन सामान्य बनाने के सभी आवश्यक कदम त्वरित से उठाए जाएं, जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाई जाए। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। न्यूज एक्सप्रेस की कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली में बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली में हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में 9 अगस्त को भी भारी बारिश की संभावना जताई है। राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, तो वहीं दिल्ली में आज, कल और परसों भी हल्की बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में आज हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री होने का अनुमान जताया गया। स्काईमेट के अनुसार इस समय मानसून की ट्रफ दिल्ली के साउथ से गुजर रही है। इस वजह से राजधानी में कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को 2 दिनों के श्रीनगर दौरे पर पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद राहुल गांधी का ये पहला श्रीनगर का दौरा होगा। हालांकि इससे पहले अगस्त 2019 में 370 हटाए जाने के 2 हफ्ते बाद हालात का जायजा लेने के लिए राहुल गांधी विपक्षी प्रतिनिधिमंडल के साथ श्रीनगर पहुंचे थे, लेकिन तब प्रशासन ने सभी विपक्षी नेताओं को एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया था। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे बहू के रिसेप्शन में शामिल होंगे और वहीं मंगलवार को राहुल गांधी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही खीर भवानी मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद वो श्रीनगर स्थित हजरत बल मस्जिद जाएंगे। दोनों ही बड़े धार्मिक स्थल हैं। संभावना जताई जा रही कि राहुल गुरुद्वारा छठी पातशाही और संत शेख हमजा मखदूम की मजार पर भी जा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोरोना से वैक्सीन की 52.37 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं और अभी तक 8,99,260 और टीके उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया है। आंकड़ों के अनुसार इनमें से बर्बाद हो चुकी खुराकों समेत कुल 50,32,77,942 डोज की खपत हो चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश और प्राइवेट अस्पतालों के पास 2.42 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन अभी मौजूद हैं। देश में कोविड-19 टीकाकरण का नया चरण 21 जून से शुरू होगा। रविवार सुबह तक देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कोरोना वैक्सीन की 50.68 करोड़ डोज दी जा चुकी है। आंध्र प्रदेश में जजों और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट करने के मामले में सीबीआई ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में एक सांसद और एक पूर्व विधायक से भी पूछताछ की गई। जल्द ही इस मामले में सीबीआई कुछ और लोगों को भी गिरफ्तारियां कर सकती है। सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी के मुताबिक सीबीआई ने इस मामले में 11 नवंबर 2020 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद कई आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इससे पहले आंध्र प्रदेश पुलिस ने इस मामले में 16 आरोपियों के खिलाफ 12 एफआईआर दर्ज कर ली थी। मामले में आरोप था कि आंध्र प्रदेश न्यायपालिका की तरफ से कुछ मामलों में दिए गए आदेश के बाद उन पर आपत्तिजनक कमेंट सोशल मीडिया पर दिए गए थे। इन कमेंट्स के चलते न्यायपालिका की छवि को धक्का लगाया गया था। सीबीआई के मुताबिक इस मामले में आरंभिक जांच के दौरान 16 आरोपियों में से 13 की पहचान करके 11 लोगों को पूछताछ की गई और अब इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देश में एक हफ्ते में तीसरी बार 40,000 से कम केस सामने आ चुके हैं। कोरोना में एक दिन में 491 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के टोटल मामले अब तक 3 करोड़ 19 लाख के पार हो चुके हैं। 7 अगस्त तक देश भर में 50 करोड़ 68 लाख के पार कोरोना के केस सामने आए। देश में कोरोना के टेस्टिंग का आंकड़ा 48 करोड़ को पार कर चुका है। अफगानिस्तान में सेना और तालिबान के बीच संघर्ष जारी है। इसी बीच अमेरिकी वायुसेना और शेवगर्ग शहर में तालिबानी ठिकानों पर हमला किया गया। वायुसेना के इस हमले में तालिबान को काफी बड़ा नुकसान हुआ है और उसके 500 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इसकी जानकारी खुद अफगानिस्तान के आधिकारिक रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई।
अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी फवाद अमान ने ट्वीट करके बताया कि वायुसेना द्वारा शेनबर्ग शहर में तालिबानी ठिकानों को निशाना बनाया गया और हवाई हमला किया गया। इस हमले में तालिबान के 500 से ज्यादा आतंकी मारे गए और बड़ी संख्या में उनके हथियार और गोला बारूद नष्ट किए गए। अमेरिकी वायुसेना के इस हमले में तालिबान को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। ये सब कुछ पिछले 24 घंटों के दौरान हुआ। इस हमले के पहले गजनी प्रांत के बाहरी इलाके से अफगान कमांडो ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया था। ये पाकिस्तानी आतंकवादी नागरिकों की हत्या जैसी गतिविधियों में शामिल बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सप्ताह भर से अफगानी सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच में हिंसक झड़पों के बाद उत्तर अफगानिस्तान के जवज प्राज की राजधानी पर तालिबानियों ने कब्जा कर रखा था। अब आप आसानी से चंद मिनटों में ही अपने व्हाट्सएप पर कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट पा सकते हैं। इसके लिए आपको आसानी से 3 स्टेप को पूरा करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी खुद दी। व्हाट्सएप पर मिले कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को आप सेव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को सेव करना है। नंबर को सेव कर लेने के बाद इसका व्हाट्सएप खोलें, चैट बॉक्स में जाकर कोविड सर्टिफिकेट टाइप करें। और ये टाइप करने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक ओटीपी मिलेगा। इस ओटीपी को व्हाट्सएप चैट बॉक्स में ही टाइप करके और सेंड कर दे। ध्यान रहे कि ओटीपी आपको मिलेगा उसी समय सीमा 30 सेकंड के अंदर। अगर अपने परिवार के अन्य सदस्यों के वैक्सीनेशन के समय में भी एक ही नंबर दिया है तो ओटीपी दर्ज करने के बाद उन सभी सदस्यों के वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो वहीं अब मध्य प्रदेश का भी मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू होने वाला है। ऐसे में राजनीतिक खींचतान अभी से शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ स्पीकर गिरीश गौतम ने सभी प्रदेश के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई, तो वहीं खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा भवन में एक पुस्तक का विमोचन किया। बिग बॉस ओटीटी की शुरुआत हो गई है। दर्शकों के अब इंतजार का वक्त नहीं है। बेसब्री से जो इंतजार कर रहे थे वो खत्म हो चुका है। बिग बॉस के प्रीमियम नाइट डांस के प्रोमो की वीडियो पहले सामने आ चुकी है, जिसमें एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपने डांस से शो में ग्लैमर का तड़का लगाते हुए नजर आई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मलाइका परम सुंदरी गाने पर डांस करते हुए नजर आ रही है। मलाइका का अंदाज फैंस को काफी पसंद आया। करण जौहर इस शो को होस्ट करते नजर आएंगे। करण जौहर सिर्फ बिग बॉस ओटीटी को होस्ट करेंगे। बिग बॉस ओटीटी सिर्फ 6 हफ्तों तक आएगा और उसके बाद बिग बॉस 15 का सीजन शुरू होगा, जिसे खुद सलमान खान होस्ट करेंगे। बिग बॉस 15 कलर्स और वूट पर ऑन एयर होगा। बॉलीवुड एक्टर सारा अली खान फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर डिनर करने पहुंची। इस दौरान उनकी मां अमृता सिंह भी उनके साथ मौजूद रहीं। सारा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की। सारा और मनीष की ये खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सारा के साथ स्टाइलिस्ट अपनी एक और महिला मौजूद हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान की पॉपुलैरिटी भारत में भी कम नहीं है। इसका कारण है उनकी बॉलीवुड की फिल्मों में काम करना। शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर करने के बाद माहिरा खान ने यहां पर भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग अपनी बना ली है। तो वहीं स्टाइल को लेकर भी वो काफी चर्चाओं में बनी रहती हैं। खासतौर से देसी लुक में वो परफेक्ट नजर आती है। एक्ट्रेस नोरा फतेही की जब साड़ी में उनकी लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई तो उनकी खूबसूरती को लोग देखते रह गए और अब एक बार फिर से नोरा ने फिर से दिल धड़का दिए हैं। एक बार फिर से नोरा नजर आई हैं देसी लुक में, लेकिन साड़ी नहीं, इस बार उन्होंने अनारकली सूट पहना। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।